हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग 2005 यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे और ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, DT+B के स्टूडेंट हो, LT के, RPC फर्स्ट ग्रेड, सभी स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और यूजीसी नेट जून 2005 का पेपर है, व्याख्या सहित देखते हैं। तो मैंने आपको 2004 का करा दिया है, अब 2005 का। चुकंदर में रंग द्रव पाया जाता है, तो रंग द्रव, रंजक मैंने अच्छी तरह पढ़ाया है, अच्छी तरह समझाया है। और देखिए क्वेश्चन आते हैं, जो चीज़ पढ़ाई उसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लीजिए। चुकंदर में रंग द्रव पाया जाता है, तो कौन सा रंग द्रव पाया जाता है ये तो सबको पता है और मैंने पढ़ाया भी है। तो एंथोसाइनिन, तो ये रंजक या रंग द्रव पाया जाता है। अब एंथोसाइनिन के बारे में भी अच्छी तरह जान लेते हैं। तो इस पदार्थ का रंग जामुनी और लाल होता है। कैसा होता है? जामुनी होता है और लाल होता है, जो विशेषता जामुन, चुकंदर, काली गाजर आदि में पाया जाता है। जो किस में पाया जाता है? जामुन में, चुकंदर में, काली गाजर आदि में पाया जाता है। ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो ताप है उस पदार्थ का, तो ताप का इस पदार्थ के रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु क्षारीय माध्यम से इसे पकाने पर इसका रंग नीला पड़ जाता है। पर क्या होता है, जब क्षारीय माध्यम से इसे पकाने पर इसका रंग कैसा पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है। और अम्लीय माध्यम में इनको पकाने पर इनका रंग हल्का लाल हो जाता है। और जब अम्लीय माध्यम में पकाते हैं तो इनका रंग हल्का लाल हो जाता है। और मैंने सब बताया है अपनी क्लास में, तो आप वो वीडियो देख ले, आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए मैंने जो पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। फिर भोजन में उपयोग होने वाला एमसीफायर कौन सा है? एमसीफायर कौन सा है? तो भोजन में उपयोग होने वाला एमसीफायर कौन सा है? तो आपका भोजन में उपयोग होने वाला एमसीफायर लिसिथीन है। कौन है? लिसिथीन। तो राइट ऑप्शन कौन सा है? सी। तो भोजन में उपयोग होने वाला एमसीफायर लिसिथीन है। फिर सुगंधित अम्ल है। सुगंधित अम्ल है, कौन सा अम्ल है? तो सुगंधित अम्ल आपका टायरोसिन है। कौन है? टायरोसिन। टायरोसिन है आपका सुगंधित अमीनो अम्ल। देखिए इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेन, क्योंकि शायद यहाँ से क्वेश्चन बन जाए एक दो। अमीनो एसिड प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। तो क्या होता है, जो अमीनो एसिड है वो प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपने सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। तो अमीनो एसिड प्रोटीन की क्या है? लघुत्तम इकाई है। फिर ट्रायोसिन एक प्रकार का सुगंधित अमीनो एसिड है। याद रखिएगा, ट्रायोसिन एक प्रकार का सुगंधित अमीनो एसिड है। और अमीनो एसिड का सूत्र ये है, शायद क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, तो अमीनो एसिड का सूत्र जरूर देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। तो इनमें से कम मात्रा में किस में सोडियम पाया जाता है? तो आपका 1 कप दूध में कम मात्रा में सोडियम पाया जाता है। अब देख लेते हैं आगे। तो सोडियम समांतर सभी भोज्य पदार्थों में विद्यमान रहता है। जो सोडियम है वो आपका अधिकतर भोज्य पदार्थ में रहता है, या क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड के रूप में मौजूद रहता है। सोडियम बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। सोडियम के अणु क्लोराइड, कार्बोनेट और फास्फेट तथा प्रोटीनेट के रूप में शरीर में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। सोडियम प्राप्ति के उत्तम साधन अंडा है, मांस है, मछली, दूध, कलेजी, चिकन आदि है। फिर है कम दाम पर सामग्री उपलब्ध है।
तो आपकी कहाँ पर कम दाम में सामग्री कहाँ मिलती है? तो आपकी कम दाम में सामग्री आपको औद्योगिक कैंटीन में कहाँ मिलेगी? औद्योगिक कैंटीन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राई के बीज में अधिकतर मिलावट की जाती है। तो राई के बीज में अधिकतर किस चीज़ की मिलावट की जाती है? तो राई की बीज में अधिकतर अजीमोन बीज की मिलावट की जाती है। आगे देखते हैं, राई और सरसों में अजीमोन का बीज मिलाया जाता है और हम इसको परीक्षण के द्वारा पहचानते हैं। जब जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे तो क्या करेंगे? इसको हम पहचानेंगे। 5 ml सरसों के ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाएं और इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। यदि इसका रंग लाल हो जाए तो इसमें अजीमोन का ऑयल मिला हुआ है, ये याद रखें। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, गुण व दाम, चिकनापन व ठंडापन, बुनाई व घनत्व। तो वस्त्रों का चुनाव करते समय में किन बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें वस्त्रों का चुनाव करते समय हमें व्यक्तित्व और त्वचा का रंग का ध्यान रखना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग अपना जो वस्त्र है उसे सेलेक्ट करना चाहिए। तो आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वस्त्रों को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। वस्त्रों से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा, संस्कृति का अनुमान लगाया जाता है। वस्त्रों का चुनाव करते समय आवश्यक कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्तित्व और त्वचा का रंग, शारीरिक संरचना, परिधान में प्रयुक्त गई रेखाएं, एज, व्यवसाय, मौसम आदि। वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा क्या है? बताइए। तो वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा है आपकी सिकुड़न अवरोधक एवं फ्लेम प्रूफिंग। फिर नैसर्गिक वस्त्र तंतु है। जो नैसर्गिक वस्त्र तंतु क्या है? तो आपका नैसर्गिक वस्त्र तंतु क्या होते हैं? कम चिकने होते हैं और कमज़ोर होते हैं। कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं और कम चिकने होते हैं। वो नैसर्गिक वस्त्र तंतु होते हैं। नैसर्गिक वस्त्र तंतु कौन है? कम चिकने और कमज़ोर होते हैं। बच्चों के वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होना चाहिए। रिब वीव एवं मोटाई, चिकना एवं अधिक सोखने की शक्ति, हाई डेंसिटी और लचीलापन, प्लेन बुनाई और चिकनापन। तो क्या गुण होने चाहिए? तो बच्चों की वस्त्रों के लिए कपड़े में निम्न गुण होना चाहिए। चिकना होना चाहिए और अधिक क्या होना चाहिए? सोखने की शक्ति होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों के वस्त्रों के कपड़े निम्नलिखित होने चाहिए। पहला तो होना चाहिए, देखिए, चिकना, अधिक शक्ति सोखने वाला हो, अधिक सोखने की शक्ति हो, चिकना हो, अधिक सोखने की शक्ति हो। शिशु के वस्त्र कोमल होने चाहिए, ढीले होने चाहिए। भाई छोटा बच्चा है तो कोमल हो, उसके वस्त्र ढीले हो, स्वच्छ हो, मौसम के अनुकूल हो। भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु क्या है? तो भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु क्या है? तो भौतिक संसाधनों में टिकने वाली वस्तु आपकी समय है। झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हावी होना, श्रम को प्रस्तुत कर देना, वार्ता, समझौता। तो कोई भी झगड़ा होता है तो आप उसको सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? या तो समझौता करो या तो एकीकरण करो, यही 2 तरीके होते हैं। पालक के अनुशासन की उत्तम शैली है। जो पालक हैं उनके अनुशासन की उत्तम शैली क्या है? तो पालक के अनुशासन की उत्तम शैली अथिलिटेशियन शैली है। फिर पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो पियाजे की कन्वर्जेशन परीक्षण प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो पियाजे की कंजर्वेशन परीक्षण आपका कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। तो कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग
प्रदर्शित करता है। तो पियाजे की कंजर्वेशनल परीक्षण, जो आपका कंजर्वेशनल परीक्षण क्या प्रदर्शित करता है? कंजर्वेशन परीक्षण क्या प्रदर्शित करता है? कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग। फिर आपका है प्रबंध का सार है। जो आपका प्रबंध है उसका सार क्या है? प्रबंध का सार क्या है? तो आपका प्रबंध का सार संसाधनों का क्या? मोबिलाइजेशन है। प्रबंध का सार क्या है? प्रबंध का सार जो संसाधनों है उनका मोबिलाइजेशन है। जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि और भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब केंद्र के दोनों ओर समान रुचि और भार की वस्तु बराबर दूरी पर रखी जाती है तो उसे औपचारिक संतुलन कहते हैं। एक आइसेनमेट को शिक्षक तक संप्रेरित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा है। तो एक आइसेनमेट है उनको शिक्षक तक संप्रेषित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा क्या है? तो आपको बता दूँ, एक आइसेनमेट को शिक्षक तक संप्रेरित करने में छात्र परेशान है क्योंकि विशेष बाधा मूल्यों में अंतर है, उनके मूल्यों में अंतर है। इनमें से एक आधुनिक सूचना तकनीक नहीं है। तो इनमें से आपकी क्या आधुनिक सूचना तकनीक नहीं है? तो आपका इसमें फेसिमाइल जो है वो आधुनिक सूचना तकनीक नहीं है और ये सब हैं। तो फेसिमाइल आपका आधुनिक सूचना तकनीक नहीं है। फेसिमाइल का अर्थ होता है अनुवाद करना। शायद क्वेश्चन में आ जाए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं और ये होम साइंस के हैं। तो आप टीजीटी का दो, पीजीटी का, DDSSB का, सब में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के। जो प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के, तो क्या? पुनः विचार, कार्य योजना का विकास, तथ्यों का एकत्र रूप, संचार। तो आपका प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में सभी सम्मिलित हैं सिवाय एक के, तो किसके? तो आपका तथ्यों का एकत्र रूप। तो प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में तथ्यों का एकत्र रूप है, इसको छोड़ के सभी सम्मिलित हैं। तथ्यों का एकत्र रूप। तो प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में पुनः विचार, कार्य योजना का विकास करना, संचार आदि सम्मिलित होते हैं और तथ्यों का एकत्र रूप सम्मिलित नहीं होता है। तो प्रोग्राम योजना प्रक्रिया में पुनः विचार भी होगा, कार्य योजना का विकास भी होगा, संचार भी होगा, पर तथ्यों का एकत्र रूप नहीं होता है। फिर है क्वालिटेटिव डाटा के विश्लेषण का सही परीक्षण क्या है? तो इसका सही परीक्षण है काई स्क्वायर। लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाता है। जो लौह लवण है उसका शोषण बढ़ जाता है जब इसे किसके साथ लिया जाता है? विटामिन सी के साथ लिया जाता है। फिर एस्कोर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षरण करता है। तो एस्कोर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षरण करता है। कौन अपक्षरण करता है? तो ये कारण बता रहे हैं। तो बताइए इसका क्या? ये कथन और कारण दोनों सही हैं। तो कथन ये क्या है? लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लिया जाता है, और कारण ये बता रहे हैं कि एस्कोर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षरण करता है। तो आपका दोनों ही सही है। लौह लवण का शोषण बढ़ जाता है जब इसे विटामिन सी के साथ लेंगे तो लौह लवण का शोषण है वो बढ़ जाएगा, और एस्कोर्बिक एसिड फेरिक को फेरस में अपक्षरण करता है।
रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को प्रायः दिल में जलन होने लगती है। क्या होता है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके लास्ट जो डेज होते हैं उसमें औरत को प्रायः दिल में जलन होने लगती है। कारण वस्तुतः यह अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण पेट में गैस जमा होने लगती है। कह रहे हैं अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये गैस जमा होने लगती है। तो ये कह रहे हैं ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आ जो है सही की व्याख्या नहीं है। तो आपका इसका डी सही है, मतलब सही है पर आ सही से व्याख्या नहीं की है इसने, तो डी राइट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन द्वारा सिलाई करने पर सुकरण पैदा होती है, ये कथन कह रहे हैं। मशीन द्वारा सिलाई करने पर क्या होती है, सुकरण पैदा होती है। सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग है। तो मशीन द्वारा सिलाई करने पर ही सुकरण पैदा होती है और सुई और सूत के अनुचित खिंचाव का प्रयोग है, ये कह रहे हैं। तो आपका जो सी इसका राइट आंसर है, आर भी सही है और ए भी सही है, कथन भी सही, कारण भी सही है कि जो सुई होती है और सूत मतलब कपड़ा होता है, अगर वो उसका अनुचित खिंचाव होता है तभी आपका देखते सुकरण पड़ती है। तो वही दोनों सही हैं। सूती और रेयॉन के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सुकरण आती है, ये कथन है। कारण ये बता रहे हैं ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूषक प्रभाव को उपलब्ध किया जाए। तो ये कथन और कारण है। कथन ये कह रहे हैं सूती और रेयॉन के कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सुकरण आती है, और कारण ये दे रहे हैं ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूषक प्रभाव को उपलब्ध किया जा सके। तो ये कारण बता रहे हैं। देखिए क्या है कि सूती और रेयॉन कपड़ों में शक्तिशाली अलकली के प्रयोग से सुकरण आती है, ये तो सही है और ये भी सही, कारण भी जो है बता रहे हैं जो ताकि इन कपड़ों को देखने से इनके चूषण प्रभाव को उपलब्ध किया जा सके। तो देखिए एक कथन भी सही है, जो कारण है वो भी सही है, पर जो आर है मतलब वो सही से व्याख्या नहीं करता है, ये सही से बता नहीं रहा, थोड़ा कम शब्द में बताया पर सही से व्याख्या नहीं कर रहा क्यों ऐसा होता है, पर दोनों कथन सही हैं। फिर उचित रंग के प्रयोग की प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है। ये कह रहे हैं कि जो उचित रंग के प्रयोग की प्रायः कपड़े की बुनावट में जो है भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता। कारण कह रहे हैं कि कपड़े के मटेरियल के चिकनापन या खुरदरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है, ये कारण बता रहे हैं। तो कथन ये है कि उचित रंग के प्रयोग की प्रायः कपड़े की बुनावट में भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता, और कारण ये कह रहे हैं कपड़े के मटेरियल के चिकनापन या खुरदरेपन में ही प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। तो इसलिए कह रहे हैं दोनों कथन सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है एक गलत है, एक गलत है आ सही है, तो क्या है। तो उचित रंग के प्रयोग जो होता है प्रायः कपड़े की बुनावट में क्या करता है, भ्रम पैदा करना संभव नहीं होता है, और कपड़े के मटेरियल के चिकनापन या खुरदरेपन में प्रकाश को आत्मसात करने या प्रतिबिंबित करने की क्षमता होती है। तो दोनों ही कथन क्या है, सही हैं, दोनों ही बातें सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। जो नयापन है, कोई भी नयापन हम ग्रहण कर रहे हैं वो अनिवार्य रूप से क्या है, निर्णय लेने की क्या है, एक प्रक्रिया है। और कारण ये कह रहे हैं कि जिसके अंतर्गत चयन क्षमता, मूल्यांकन और एक धारण कार का चयन आता है। तो ये कह रहे हैं नयापन क्या है, ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की क्या है, एक प्रक्रिया है। कोई भी नयापन है ग्रहण करना क्या है, अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है।
कारण है कि इसके अंतर्गत चयन क्षमता, मूल्यांकन और एक धारण और कार्य का चयन आता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हैं, कथन भी सही है और कारण भी सही है। ये बिल्कुल सही कहना है कि नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, और इसके कारण ये कहना है कि इसके अंतर्गत चयन क्षमता, मूल्यांकन, एक धारणा और कार्य का चयन आता है, कि मतलब एक धारणा बनती है, मूल्यांकन होता है, चयन क्षमता का, ये सब आता है। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं। मेनू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। ये एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करता है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए और कौन सी व्यक्ति बहाल किए जाए, कौन से उपदान चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि जो मेन्यू है वो कह रहे हैं कि भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है। हाँ, ये सही है। और ये कारण ये कह रहे हैं कि ये एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करता है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए और व्यक्ति बाहर किए जाए। तो ये सब जो आप कथन कारण कह रहे हैं ये सही है, पर आप ये कहो आज सही से व्याख्या कर रहा है एक ही, जो ये कथन बता रहा है उसका कारण सही बता रहा है, तो ये बात सही नहीं है। ये सही से स्थान नहीं रख रहा है उसमें, तो ये कारण सही से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका ए और दोनों सही है, लेकिन यह सही व्याख्या नहीं है। कि मेन्यू ही सेवा यूनिट में मुख्य स्थान रखे, नहीं, उस खाना बनाने का तरीका पौष्टिक तत्व है कि नहीं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। तो ए वाला सही तो है कि मेन्यू भोजन सेवा की यूनिट में स्थान रखता है, और ये एक अनिवार्य नियंत्रण की प्रक्रिया है जो निश्चित करती है कि कौन सी खाद्य सामग्री खरीदी जाए, कौन व्यक्ति बाहर किए जाए, ये सब करता है। पर आप ये कहो कि मेन्यू भोजन सेवा की यूनिट में मुख्य स्थान रखता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही नहीं। और चीज़ें भी मुख्य स्थान रखती हैं। तो ए आर दोनों सही हैं, लेकिन सही से व्याख्या नहीं करते हैं, ना ए सही से व्याख्या करता है ना आर। फिर है, एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है। और संवेगात्मक कारण कह रहे हैं, संवेगात्मक प्राप्त किया और प्रशिक्षण वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को आदर्श चरित्र के विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार की क्या व्याख्या की जाती है। तो कथन ये है कि एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है। और कारण ये कह रहे हैं कि जो संवेगात्मक प्राप्त किया और प्रशिक्षण वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को आदर्श चरित्र के विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार की क्या व्याख्या की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि ए आर दोनों सही है, या ए सही है आर गलत है, या ए सही है आर अंशत सही है और ए गलत है आर सही है। तो एक बालक अपने माता पिता तथा वातावरण से भय और क्रोध का संवेग सीखता है, ये बात सही है। पर संवेगात्मक प्राप्त किया प्रशिक्षण वस्तुतः इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे को आदर्श चरित्र के विषय में कितनी जानकारी है और बच्चे के व्यवहार को क्या व्याख्या की जाती है, क्या व्याख्या की जाती है। तो ये अंशतः है, पूरा नहीं है, अंशतः कुछ कुछ बात सही है, पूरी तरह से सही नहीं, पर हाँ कुछ कुछ अंश इसके सही हैं। फिर है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयंसेवी समूह के गठन में महिलाओं का स्तर बेहतर बनता है। तो क्या होता है, ये कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वयंसेवी समूह के गठन से महिलाओं का जो स्तर है वो अच्छा बनता है, बेहतर बनता है। और संवेगात्मक समूह जो हैं वो आर्थिक सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जो संवेगात्मक समूह है वो क्या करते हैं, आर्थिक जो सुधार है, जो आपकी इनकम का जो सुधार है
उस सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं और समूह के महिला सदस्यों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है, आँख बंद करके टिक लगा दीजिएगा। ए आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के सभी अध्ययन को प्राय कल्पना के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए, ये कथन है। कारण ये कह रहे हैं कि अनुसंधानकर्ता को प्राय कल्पना को जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है। तो ये कारण बता रहे हैं। ये कह रहे हैं अनुसंधान के जो सभी अध्ययन को प्राय कल्पना के निर्माण के साथ ही आरंभ करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ये कथन गलत है। अनुसंधानकर्ता को प्राय कल्पना को जनसंख्या के सामान्यीकरण में मदद करता है, तो ये कथन सही है। कारण यानी आर कथन आपका जो है, मतलब आर कारण जो बता रहे हैं वो सही है, पर जो कथन इन्होंने दिया कि अनुसंधान के सभी अध्ययनों को, यानी जो अनुसंधान के जितने भी सभी अध्ययनों को प्राकल्पना के निर्माण के साथ आरंभ करना चाहिए, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। ये प्रतिक्रियाएं फलों को भूरा बनाते वक्त होती हैं। तो ये आपका जो प्रक्रिया है कब फलों को भूरा बनाते वक्त होती हैं। तो प्रक्रिया को सही क्रम में रखना है। तो फलों को भूरा बनाते वक्त प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले होती है DOPA, याद कर लीजिएगा। फलों को भूरा बनाते वक्त क्या प्रक्रिया होती है? तो DOPA होती है। फिर आर्थोक्यूनोसिस होती है। फिर आपकी मेलनिस होती है। फिर आपकी पॉलीफेनोल्स होता है। फिर आपका पॉलीफेनोल्स होता है। तो ये 4 प्रक्रिया है। फिर आपका ग्लाइजेनिसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध करना है। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें आपका ग्लूकोज आएगा। फिर आपका क्या आएगा? ग्लूकोज 6-फोस्फेट। फिर आपका आएगा ग्लूकोज और फोस्फेट। फिर UDP ग्लूकोज आएगा। देख लीजिए। सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो विचारों का विश्लेषण, विचारों का संचयन, विचारों का ग्रहण और विचारों का प्राथमिकरण। तो सही क्रम क्या है? देखिए, सही क्रम वाले क्वेश्चन तो नेट में रखे ही रहते हैं। सामूहिक सहमति बनाने के लिए क्रमशः कौन सी परिस्थितियां आती हैं, उनका सही क्रम क्या है? विचारों का विश्लेषण, ये कह रहे हैं। विचारों का संचयन, विचारों का ग्रहण, विचारों का प्राथमिकरण। तो सबसे पहले क्या होता है कि विचारों का संचयन होता है, फिर विचारों का विश्लेषण होता है, फिर विचारों का प्राथमिकरण होता है और उसके बाद विचारों का ग्रहण होता है। फिर ये देख लीजिए। फिर नेक्स्ट है, मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाए उनका सही क्रम क्या है? जो मार्ग का, ये आपका होम मैनेजमेंट वाले से आ गया। तो आपका मार्ग का नक्शा आंकने के लिए जो क्रियाएं की जाए उनका सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है, पहले तो फ्लोर प्लान बनाना, जो फ्लोर प्लान है उसको बनाना। उसके बाद हमको क्या करना है? कार्य केंद्र को चिन्हित करना है। क्या करना है? जो कार्य केंद्र है उसको चिन्हित करना है। फिर हमें क्या करना है? डोरी से मार्ग को चिन्हित करना है और फिर डोरी की जो लंबाई है उसे नापना है। फिर छापने के लिए जिस स्क्रीन की आवश्यकता होती है उसकी तैयारी के लिए अपेक्षित क्रियाओं को क्रमबद्ध करना है। तो जो छापने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उन क्रियाओं को हमें क्रम से लगाना है। क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं
तो देख लीजिए, पहले हमको क्या करना है, जो स्क्रीन है इसको साफ करना है, फिर इमल्शन का आवरण चढ़ाना तथा सुखाना है। फिर क्या करना है, हमें डिजाइन का अनुरेखण यानी ट्रेसिंग तथा डिजाइन पर भारतीय स्याही का प्रयोग करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 4th स्टेप में आ जाएगा हमारा सूर्य की रोशनी या क्रमित रोशनी में खोलना है। तो ये आपके स्टेप हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट लेके मैं आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखें। ये आपका देखिए पेपर आने वाला है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे हमें पता चलता है कि क्वेश्चन आते कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, शायद इसमें से क्वेश्चन भी आ जाए। तो आपको कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो आपके 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ज़रूर लगाने चाहिए, जिससे आपका बहुत कुछ कवर होता है। तो लास्ट टाइम तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, क्योंकि तैयारी